हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो वो बेहतरीन वीडियो होने वाली है जो माइक्रो कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एकदम छोटी कंपनी। वाई? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। तो कैसे करेंगे वही बताने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए कि आप एक कंपनी में मान लीजिए 95 रुपए लगाते हैं या 100 रुपए लगाते हैं। कुछ साल के बाद वो 800 रुपए आ जाता है, आप सेल कर देते हैं, खुश होता है, अरे वाह 8x रिटर्न मिला। फिर क्या देखते हैं, वही स्टॉक 4000 चला गया। यही है माइक्रो कैप की इन्वेस्टिंग। इसमें इतना पैसा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते और दर्द भी इतना है कि रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का सवाल ये नहीं है कि माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। सवाल ये कि कैसे सेलेक्ट करें, कब निकलें और कौन से स्टॉक पे ट्रस्ट ना करें। जैसे हमें ये पता होना सेलेक्ट कैसे करना है, तो किसको रिजेक्ट करना है ये भी तो पता होना ना। और इसके लिए मैं 3 रियल केस स्टडी बताऊंगा और हर एक स्टोरी में एक रूल होगा जो आप पेपर में प्लीज नोट कर लेना, जिससे कि आप माइक्रो कैप स्टॉक को सिलेक्ट कर पाओगे। और ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो स्टॉक सेलेक्ट करने में, मतलब ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं ना आपको, ये मास्टर आदमी की स्ट्रेटजी है जो माइक्रो कैप के मास्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी बिगिनर हो उनको क्लियर कर देता हूं, माइक्रो कैप वाली जो कंपनी होती है ना, 500 करोड़ से 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी होती है। यहाँ एनालिस्ट कवरेज भी बहुत कम होता है, इंफॉर्मेशन भी बहुत कम होती है। ये आपको पता होना जरूरी है। यानी इंफॉर्मेशन मिलना, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनके इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी हमें जहां इंफॉर्मेशन मिल रही है वहीं पे फोकस करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम 20 साल का डेटा अगर देखेंगे ना, तो निफ्टी 50 ने 13 से 14% सीएजीआर का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 16 से 17% का रिटर्न दिया। लेकिन जब हम माइक्रो कैप पे आते हैं तो 18% के पास का सीएजीआर का रिटर्न दिया। आपको बस समय बर्बाद कर दिया मेरा। 4 से 5% का ही तो फर्क है। तो अगर 10 लाख लगाओगे निफ्टी में तो 20 साल बाद होगा 1.2 सीआर, और 10 लाख लगाओगे माइक्रो कैप में तो 20 साल बाद होगा 1.9 सीआर। मतलब वही पैसा वही टाइम, सिर्फ स्ट्रेटजी अलग हो गई। और ये सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं। अगर सोचो कि ये तो मैंने इंडेक्स बताया ना, अगर आप कंपनी पकड़ोगे तो मैंने एग्जांपल दिया ना, 100 रुपए का माल 4000 हुआ। चलिए तो पहली केस स्टडी लेते हैं। एक वो कंपनी आरती इंडस्ट्री, 2012, एक फंड मैनेजर है गुरु, जो मैं कह रहा था जिनको आपको सुनना चाहिए, पवन बरदिया जी, जो अपनी नई म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू कर रहे थे। तो वहां पर इन्होंने आरती इंडस्ट्री को पकड़ा। अब क्यों पकड़ा? उस समय माइक्रो कैप था। तो सबसे पहले समझो कि ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती थी और प्रॉफिट पता है कितना था? सिर्फ 100 करोड़ का। छोटी कंपनी, ज्यादा एनालिसिस फॉलो नहीं करते थे और मार्केट कैप था 600 करोड़ का, और 90-95 रुपए में इन्होंने लिया था। तो अब खास क्या था? 3 चीजें थी जो दूसरों से अलग थी। पहला, ये छोटी सी कंपनी डाओ केमिकल जैसी ग्लोबल जाइंट को डायरेक्ट टक्कर देने की कोशिश में थी कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट में। यानी इंडिया में बैठ के एक छोटी कंपनी ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बना रही थी जहां पर दिग्गज खिलाड़ी इंटरनेशनल बैठे थे। यानी एक छोटा सा दुकानदार अमेज़न से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा था, ये कंपनी अपना पैसा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लगा रही थी और उसे राइट ऑफ कर रही थी, मतलब अपने एक्चुअल प्रॉफिट को छुपा रही थी अपनी मर्जी से। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का तरीका, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को। और तीसरा है वैल्यूएशन की कहानी, 6 टाइम अर्निंग पे, मतलब सस्ता नहीं, मुफ्त में, बहुत सस्ता। तो यहां पर पवन जी ने इन्वेस्ट किया और कुछ साल बाद शेयर 800 पहुंच गया। अब इन्होंने बेच लिया 8x रिटर्न पे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। स्टॉक तो 4000 भी गया, उन्होंने थोड़ा जल्दी एग्जिट किया, वो खुद मानते हैं। लेकिन अब यहां पर कहानी है कि उन्हें 8x मिला ना दोस्तों, राइट? तो अब आपको क्या नोट करना है? छोटी कंपनी, बड़ा कंपटीशन, और फिर भी सरवाइव कर रही है। ये सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि जब कोई स्मॉल कंपनी किसी ग्लोबल प्लेयर से सीधा compete करे और उसके नाक में दम करे, और मैनेजमेंट में कुछ जेन्युइन स्पार्क हो और वैल्यूएशन को देखें तो 6x अर्निंग से भी कम प्राइस पे मिल रही है, तो उसको देखना बनता है। दूसरा, शक्ति पंप। ये केस स्टडी उन लोगों के लिए जो अच्छी कंपनी पकड़ लेते हैं बट बाद में डर जाता है तो बेच देते हैं। ये शक्ति पंप आई होप सोलर पंप बनाने वाली कंपनी है। अब इन्होंने 25 रुपए पर शेयर में एंट्री की थी और आज का प्राइस मान लो 530 के लमसम है, 20x से ज्यादा रिटर्न अभी भी होल्डिंग है।
लेकिन आप में से जो लोग एक्टिवली इसको फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि एक साल में ये शेयर 40% तक गिर गया था। अब आप उस रिटेल इन्वेस्टर की जगह सोचिए कि 25 में खरीदा स्टॉक 1300 गया, फिर 530 पे आ गया, आपको क्या लगेगा? निकल जाओ। इन्होंने क्या किया? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिजनेस को समझा, स्टॉक प्राइस को नहीं। महाराष्ट्र में सरकार से 1700 करोड़ के रिसीवेबल अटके हुए, तो मार्केट ने सोचा B2G बिजनेस है, पैसा डूब जाएगा, जैसा BSNL का डूबा। एकदम मैं रीजन बता रहा हूँ, समझना मेरी बात को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को किसी ने नहीं समझा। ग्राउंड रियलिटी क्या है? सोलर पंप स्कीम में ऐसा पैसा एस्क्रो में पहले से रखा जाता है, ऑर्डर रिलीज होने से पहले, तो डूब नहीं सकता है। तो देखा, आधा नॉलेज आधा सब्सिडी। तो ये सब्सिडी नहीं थी। जो डीजल सब्सिडी किसान को मिलती थी वही रीडायरेक्ट हो रही थी सोलर में। तो गवर्नमेंट पे कोई एक्स्ट्रा लोड की कहानी नहीं है, और गवर्नमेंट का खुद फैसला था एक फार्म कनेक्शन पे 1.5 लाख पर ईयर बिजली रेवेन्यू देना। तो सोलर पंप लगा दो, ये खर्च खत्म, 15 से 20 सालों के लिए फ्री। तो पवन इस बात को जानते थे, पैसा लगाए, सिर्फ डिले कहाँ से था? ब्यूरोक्रेसी से डिले था, और आया भी। और शक्ति पंप ने क्या हुआ? लास्ट क्वार्टर में 1200 करोड़ का कैश कलेक्ट किया। अब अपॉर्चुनिटी समझिए, इंडिया में अभी 1 करोड़ डीजल पंप हैं जो सोलर में कन्वर्ट होंगे। अब सिर्फ ये रिप्लेसमेंट कितने का होगा? 2.5 लाख करोड़ का मार्केट। कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। अब रूल 2 को नोट कर लो, स्टॉक गिरा है, बिजनेस गिरा है, या इन्वायरमेंट खराब। क्योंकि जब कोई स्टॉक क्रैश करे तो 2 सवाल पूछो। एक, क्या बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस खराब थी, या सिर्फ एक्सटर्नल चीजें जैसे इलेक्शन डिले, मार्केट सेंटिमेंट की कहानी? दूसरा, क्या मैनेजमेंट ने गलत किया है या सर्कमस्टांसेस ने रोका है? अगर आंसर है कि बिजनेस ठीक है, टेम्पररी कहानी है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, सेलिंग नहीं। जैसे अभी वॉर के कारण मार्केट काफी गिरा है, स्मॉल कैप मिड कैप गिरे, अब देखो इंडेक्स कहाँ हाई पे बैठा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तीसरा, HBL इंजीनियरिंग, और पता है 4 साल तक इस शेयर में कुछ नहीं हुआ, और फिर एक ही साल में 5x। मतलब ये पेशेंस की केस स्टडी है। मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता ना, उसके लिए है। HBL इंजीनियरिंग बैटरी बनाती थी टेलीकॉम इंडस्ट्रियल में, और अब पता है एक नया प्रोडक्ट बना रही है, कवच, रेलवे वाला कवच। जानते हो ना कि 2 ट्रेन ना टकराए, एंटी कॉलिजन सिस्टम। अगर 2 ट्रेन सेम ट्रैक पे आ रही है तो ये ऑटोमेटिक रोकता है, राइट। तो अब इन्होंने उस पर किया, पता है कब? 20 रुपए पर शेयर पे। आज स्टॉक 800 के पास है, 40x रिटर्न 7 साल में। लेकिन बीच में 4 साल तक स्टॉक 20 रुपए से 50 रुपए, 20 रुपए से 50 रुपए घूमता रह गया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लैट। इंसान का यार इससे वाहियात शेयर नहीं है। लेकिन पवन जानते थे कि कवच प्रोडक्ट रेडी था और अप्रूव था, कमर्शियल ऑर्डर नहीं आए थे क्योंकि कंपटीशन भी रेडी नहीं था, सरकार ने ऑर्डर होल्ड कर लिए। और इन 4 सालों में क्या हुआ जो मार्केट ने मिस किया? HBL ने अपना 450 करोड़ का डेट यानी कर्ज पूरा खत्म कर दिया, डेट फ्री हो गई, बैलेंस शीट सफा हो गई। फिर जब ऑर्डर आए तो 1 साल में स्टॉक 500 से 250, और फिर जो जर्नी शुरू हुई वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज होते हैं ना, उसमें भी HBL है। इंडिया मतलब समझो 10,000 करोड़ पर ईयर इंपोर्ट करता है ये फ्यूजेस, ठीक है। तो ऑर्डर आना है, कहानी। अब आपको यहाँ से क्या नोट करना है? जब स्टॉक फ्लैट हो तो बैलेंस शीट देखो, स्टॉक के प्राइस को मत देखो। फ्लैट स्टॉक का मतलब कभी डेड स्टॉक नहीं होता है। देखो कर्ज कम हो रहा है क्या, कैश जनरेट हो रहा है क्या, कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही है क्या। अगर हाँ तो कंपनी साइलेंटली रेडी हो रही है, ट्रिगर्ड कभी भी हो सकती है। विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में देखो कई शेयर ऐसे हैं जो कई साल तक नहीं चले और फिर सडनली बूम, राइट। तो अब आता है कि ये चीजों को आपको माइक्रो कैप में देखना पड़ेगा। अब आता है रेड फ्लैग क्या है। तो इनकी टीम ने 13 साल में 650 कंपनियों को देखा, इन्वेस्ट किया सिर्फ 42 में, 650 में 42 में। तो रिजेक्ट कितनों को किया? 90% को। 3 कारण उसमें सिखाता हूँ। रेड फ्लैग 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 0 के बराबर होना। मान लो कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 0 या नेगेटिव है, वो भी 1 साल नहीं, लगातार 2-3 साल। तो भैया कोई वर्किंग कैपिटल में फंसा है, सेंस ही नहीं आता है, क्योंकि रियल प्रॉफिट वो है जो कैश में आए। दूसरा है क्लेम और खर्च मैच ना करे। एक कंपनी ने बोला हमारे पास 30 पेटेंट हैं मल्टीपल कंट्री में। इनकी टीम ने 5 से 6 साल क्या हुआ, एनुअल रिपोर्ट खींचे, लीगल कॉस्ट नियर 0, R&D कॉस्ट नियर 0, 30 पेटेंट, 1 रुपया बिना लीगल कॉस्ट के, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो यानी क्या हुआ? अगेन नंबर्स ने आपको सच बताया। फिर रेड फ्लैग 3, नई टीम प्लस मैसिव एक्सप्लोजन। प्रमोटर बोल रहा है 3 साल में रेवेन्यू 100 से 500 करोड़ करेंगे। जब आप फैक्ट्री विजिट करते हो तो कोर टीम ने 1 साल पहले ज्वाइन किया, तो अब सोचो कहां से कर पाएगी? कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। अब आता है एग्जिट रूल। एग्जिट रूल में फॉलो होता है PZ रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपल क्या है कि PZ इक्वल टू P रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। जब ये 2 क्रॉस कर जाए, 2 को बेच दो। आरती इंडस्ट्री
800 पे पीजी 200 से ऊपर गया, उन्होंने बेचा। स्टॉक चाहे 4000 गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10 में से 8 बार ये रूल फॉलो हुआ, तो अपने को 2 बार मिस हुआ वो अच्छा है, या 8 बार बचा है वो अच्छा है? 8 बार बचा है वो। तो पूरा फ्रेमवर्क हुआ कि स्टॉल जब हम छोटी कंपनी करते हैं तो ग्लोबली क्या कुछ compete कर रही है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की कहानी है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कहानी है, कर्ज कम है, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है, राइट? अगर मार्केट गिर रहा है तो पूछो बिजनेस गिरा है या स्टॉक गिरा है, मैनेजमेंट ने कुछ गलत तो नहीं किया, एग्जिट करते समय पीसी जब 2 क्रॉस करे तब निकलो, जीरो कैश फ्लो वाली कंपनी को अवॉइड करो, राइट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम देखते हैं। बाकी आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी हो तो हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड और आईओएस पर, वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स भी दिखेगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।